आदरणीय राष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, तिब्बतीय यूनिवर्सिटी सारनाथ के कुलपति श्री नवांग समतेन जी, नव नालंदा महाविहार के कुलपति श्री अमित श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के माननीय ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, नालंदा जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री श्री शैलेश कुमार जी, नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी, राजगीर के माननीय विधायक श्री रवि ज्योति जी, अस्थामा के माननीय विधायक श्री जितेंद्र कुमार जी, तिलसा के माननीय विधायक श्री अतरी मुनि जी, इस्लामपुर के माननीय विधायक श्री चंद्रसेन जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी विशिष्ट अतिथिगण, अनेक देशों से पधारे बौद्ध गुरु एवं भिक्षुगण, नव नालंदा महाविहार के सभी प्राध्यापकगण, छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सम्मेलन के समापन समारोह के अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूं। 3 दिन से यह सम्मेलन और खास तौर पर जिसकी चर्चा श्री अमित श्रीवास्तव ने की, 21वीं सदी में बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, इस विषय पर 3 दिन से दुनिया के अनेक देशों से आए हुए लोग विमर्श कर रहे हैं और इसका उद्घाटन परम पावन दलाई लामा जी ने किया। यह वही जगह है जहां इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पहली बार बौद्ध धर्म का प्राचीन काल में सम्मेलन आयोजित हुआ था। और यह एक बहुत ही सुखद संयोग है कि जिस स्थान पर ये कन्वेंशन सेंटर अवस्थित है और जहां ये सम्मेलन में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, ठीक इसके पास जो पर्वत है, उसी पर्वत पर पहला सम्मेलन हुआ था। पाटलिपुत्र में भी एक ही बार बुद्धिस्ट सम्मेलन हुआ था, लेकिन जब हम लोगों ने पटना में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2550वें वर्ष के अवसर पर बुद्ध स्मृति पार्क बनाया, तो वहां पर 2013 में भी एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उसका भी उद्घाटन परम पावन दलाई लामा जी ने किया। और ये राजगीर वो भूमि है जहां इनलाइटनमेंट के पहले, ज्ञान प्राप्ति के पहले भी गौतम बुद्ध पधारे थे और ज्ञान प्राप्ति के बाद, और यहाँ कुछ साल तक उन्होंने वर्षावास भी किया। ये जो राजगीर है, भगवान बुद्ध से और उनके ज्ञान से ये जुड़ी हुई जगह है। जो नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा महाविहार के नाम से जाना जाता था, जिसमें दुनिया के अनेक मुल्कों के लोग
शिक्षा ग्रहण करने आते थे और वहां की शिक्षा प्रणाली भी अद्भुत थी। वो विश्वविद्यालय तो अब रहा नहीं, लेकिन उसको फिर से स्थापित करने की कोशिश हो रही है, पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है और उसका स्थान भी राजगीर में ही है, जो नालंदा का रूइंस है। यहाँ से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर के अंदर ही है। और खुशी की बात है कि आप सब लोग यहाँ कई मुल्कों से आए हुए हैं। हम लोगों ने न जाने कितने वर्षों से कोशिश की कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष है, रूइंस है, उसको हेरिटेज साइट घोषित किया जाए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके लिए भी बहुत वर्षों संघर्ष करना पड़ा और अंत में तो मतदान के जरिए, उसको वोट के जरिए जो कमिटी थी उसने डिसाइड किया, क्योंकि जो डेस्क पर बैठने वाले एक्सपर्ट्स थे उन्होंने तो फिर उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 18 मुल्कों के लोग उस कमिटी से जुड़े थे, उन सबों ने वोट के जरिए नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। और अब यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित भी किया जा रहा है। और इस बीच में बिहार सरकार की पहल पर आज से बहुत पहले, आजादी के बाद, नव नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। बाद में भारत सरकार ने उसे अपने हाथों में ले लिया और उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। वह भी बहुत अपने ढंग से वो पूरा काम कर रहा है, नालंदा में अवस्थित है। और आज ये खुशी की बात है कि नव नालंदा महाविहार के द्वारा ही इस बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आज जो दुनिया की स्थिति हो गई, चारों तरफ जो हिंसा का वातावरण है, शांति भंग हो रही है, अशांति का माहौल है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास का, नफरत का माहौल बनता चला जा रहा है, असहिष्णुता का वातावरण पैदा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म राह दिखा सकता है। भगवान बुद्ध ने शांति की बात की और मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी, मिडिल पाथ। कोई एक्सट्रीम पाथ अपनाने की आवश्यकता नहीं। और आज दुनिया में हो क्या रहा है, आप नजर दौड़ाकर पश्चिम से लेकर चारों तरफ आप नजर दौड़ाइए तो एक दुनिया का माहौल किस प्रकार का बना। किसी देश का नाम लेना तो मुनासिब नहीं, लेकिन दुनिया भर का माहौल किस प्रकार का हो रहा है, किस तरह का वातावरण पैदा हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में बुद्ध विचार बहुत ही प्रासंगिक है। और आपके बीच में यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित किया जा रहा है, इसके बारे में, इसकी पहल तो राज्य बिहार में सरकार ने की, बाद में केंद्र ने इसको अपनाया और वो विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले अब सब वहां हैं। लेकिन उसमें प्रारंभ में ही हमने एक सुझाव दिया कि साहब, जो नालंदा यूनिवर्सिटी बन रहा तो इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का सेंटर भी होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज आप कॉन्फ्लिक्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो यहां से भी यही संदेश निकल रहा है कि जो दुनिया भर में अनेक प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। और अगर सचमुच रिजॉल्व करना चाहते हैं तो हजारों साल पहले यहां का जो संदेश है वह बहुत ही कारगर है, इफेक्टिव है। इसलिए हमने सुझाव दिया था कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सेंटर भी नालंदा विश्वविद्यालय में होना चाहिए। और हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी
उस नालंदा विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर भी हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में नालंदा विश्वविद्यालय का काम आगे बढ़ रहा है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बनेगा, उस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सेंटर के लिए बिहार सरकार अलग से जमीन उपलब्ध कराने को तत्पर है। उसके लिए जमीन का आवंटन किया गया। हम चाहते हैं कि अगर आज यहाँ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हुआ है इतना बड़ा, जिसमें जैसा कि हमारे वाइस चांसलर नव नालंदा महाविहार के श्रीवास्तव जी बता रहे थे, अनेक मुल्कों के लोग आए हुए हैं, इतने बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, हर गुरु पधारे हुए हैं। समापन के अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल जी ने, और उद्घाटन किया परम पावन दलाई लामा जी ने। और इससे ये बात उभरी है, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही प्रासंगिक होगा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का सेंटर बने और दुनिया भर में किसी तरह का अगर विवाद हो तो आइए यहाँ बैठ करके उतने देशों के लोग, उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी हों, आए, हम लोग पूरा इंतजाम करेंगे हम शांतिपूर्वक रहने का। और यहाँ आके ही उनको इस बात का एहसास होगा और शायद कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में मदद मिले। हम लोग तो इन सब चीज़ों के लिए प्रयत्नशील। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है और हम लोगों का पूरा ध्यान इस विषय पर है। आप जिस प्रांत में आए हैं, इस बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव में, तो मैं इतना ही आपको आश्वस्त करूंगा कि कम से कम हमारे बिहार में एक उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का माहौल नहीं, यहाँ हर प्रकार से एक सहिष्णुता का माहौल है, सौहार्द का माहौल है। कुछ छिटपुट घटना भले ही घटे, लेकिन आम तौर पर चाहे वो किसी भी धर्म के को मानने वाले लोग, सब लोग बहुत ही सहिष्णुता के साथ यहाँ निवास करते हैं। और ये जो राजनीति की जगह है, ये अपने आप में संगम है अनेक धर्मों में। बुद्ध धर्म से तो इसका सबको मालूम है, ज्ञान प्राप्ति के पूर्व, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात आए। और जो उस समय के राजा थे मगध साम्राज्य के बिंबिसार, उन्होंने अपने रॉयल गार्डन में उनको रहने का प्रबंध किया, जो आज वेणुवन के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन ये वो जगह है जहां भगवान महावीर का भी अर्चित है। और यहां तो अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखिएगा तो 3 साल के अंदर यहां पर बहुत बड़ा आयोजन होता है और देश भर के लोग आते हैं। हिंदुओं की आस्था है कि यहाँ पर जो हमारे जितने करोड़ों देवी देवता हैं, यहीं आ जाते हैं और यहीं निवास करते हैं। तो आप जहाँ भी देखिएगा, और इस्लाम धर्म के भी बहुत बड़े सूफी संत थे, उनका भी निवास यहीं था। तो राजगीर अपने आप में अनेक धर्मों का एक संगम स्थल, और इसी राजगीर में गुरु नानक देव जी महाराज भी यहाँ निवास किए। आप लोग जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी का, सिखों के 10वें गुरु, 10वें पिता, सर्वंश दानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां जन्मोत्सव प्रकाश पर्व के रूप में आयोजित किया गया। इस देश के ही नहीं, देश के बाहर से भी सभी जगहों से सिख धर्मावलंबी यहाँ आए, बिहार में, पटना में, और अनेक दिनों तक वो कार्यक्रम चलता रहा प्रकाश पर्व। लोग बहुत ही संतुष्ट होकर लौटे। अगर आप देखेंगे तो इस बिहार में सिख धर्म के वो मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन ये यहाँ की सहिष्णुता का परिचय है। और जब वो पटना में कार्यक्रम हो रहा था प्रकाश पर्व का, देश और दुनिया के सिख धर्म को मानने वाले लोग आ रहे थे, पधार रहे थे, तो लोगों ने हर जगह रास्ते भर उनका स्वागत किया। हिंदुओं ने किया, मुसलमानों ने किया, सब ने उनका स्वागत किया। इस तरह का एक वातावरण बन गया। और अभी कुछ दिन पहले परम पावन दलाई लामा जी के ही नेतृत्व में काल चक्र पूजा का आयोजन हुआ बोध गया,
और उसमें भी लगभग 2 लाख लोग, जहां तक मुझे याद है 93 मुल्कों के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। बहुत ही शानदार ढंग से आयोजित। और आज आप कई मुल्कों से आए हुए लोग हैं, इस बुद्धिस्ट इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है देखकर यह अद्भुत स्थान। और बिहार जो नाम है, इस राज्य का नाम जो बिहार है, वो बिहार है, वो तो बिहार है। हम लोग जो बिहारी हैं वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं उच्चारण में, तो बिहार ही बिहार है। और दूसरी बात लोग कहते हैं, अगर बात के दिनों को देखिए तो बिहार में बहार है, बिहार में बहार है। स्थान पर आप सब लोगों का स्वागत है और मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है इस अवसर पर आप सब लोगों ने जो 21वीं सदी में जो बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता है, और सबसे बड़ी बात है, परम पावन दलाई लामा जी तो हमेशा कहा करते हैं कि किसी चीज को यूं ही मत स्वीकार करिए, जब आपको वो ठीक लगे, तार्किक लगे, सही लगे, तब उसे स्वीकार करिए। तो ये तो सिर्फ आस्था की बात नहीं, और हमेशा बुद्ध धर्म को विज्ञान के साथ वो जोड़ते रहे। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इतनी जगहों के लोग आए और कई मुल्कों में तो जो बौद्ध धर्म से लोग प्रेरणा लेते हैं, तो इन दिनों तो दुनिया में बहुत जगह पर कहा जाता है कि अरे भाई फला आदमी है, ये क्रिश्चियन बुद्धिस्ट है, किसी के बारे में कुछ कहते हैं। तो यानी कोई अलग से उस प्रकार का की मान्यता नहीं है बौद्ध धर्म के बारे में, वैज्ञानिक सोच है। और सबसे बड़ी चीज है कि हर आदमी के अंदर एक शक्ति है, अगर लोग उस शक्ति को पहचाने और उसका उपयोग सही रास्ते पर चलने के लिए करें, तो सबसे बड़ी चीज होगी। और मैं समझता हूं कि दुनिया में जितने प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट आज चल रहे हैं, वैसी स्थिति में बुद्ध के जो उपदेश हैं वो सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। लोग माने, एक तरफ तो दुनिया में जिसका मैंने जिक्र किया, और मेरे जिक्र किए बगैर सब लोग समझ रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है, सब लोगों को पता दुनिया के विभिन्न मुल्कों में क्या हो रहा है। तो वैसी स्थिति में अगर हम इस रास्ते को पकड़ेंगे, तो एक तरफ अगर कहीं अतिवाद है, असहिष्णुता है, तो दूसरी तरफ बौद्ध धर्म का जो उपदेश है, शांति का, सद्भाव का, मध्यम मार्ग का, वह भी आज कितना प्रासंगिक है कि आज अनेक मुल्कों के लोग यहाँ आकर उस पर चर्चा कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है और बिहार के लिए तो सौभाग्य की बात है। एक तरफ इस साल प्रकाश पर्व हुआ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, सिख धर्म से जुड़ा हुआ, उसके उन्हीं दिनों काल चक्र का आयोजन हुआ। आज आप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं, और अब अप्रैल महीने में ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू के चंपारण सत्याग्रह का 100 साल पूरा होने जा रहा है। 10 अप्रैल 1917 में गांधी जी पधारे थे बिहार, और वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके बाद। तो पूरा वर्ष 100 साल पूरा होने के बाद हम लोग उसे शांति का, प्रेम का, सद्भाव का संदेश लोगों के घर घर तक पहुंचाएंगे। हमारी नई पीढ़ी पूरे तौर पर अवगत हो सकती है अहिंसा में क्या ताकत है। आज जो हिंसा का वातावरण है, उस वातावरण में अहिंसा की ताकत को लोगों के सामने रखना, लोगों के मन में अगर ये बात आ जाए कि अहिंसा में ज्यादा दम है, तो मैं समझता हूँ चंपारण सत्याग्रह के 100वें साल में 100 साल पूरा होने के अवसर पर पूरे साल हम लोग इसका आयोजन करेंगे। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी यहाँ पधारे हुए, हमने उन्हें भी आमंत्रित किया है 17 अप्रैल को पटना में। मैं समझता हूँ कि हम लोगों के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे और बापू के चंपारण सत्याग्रह, हमारे देश की आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें जो चंपारण सत्याग्रह है उसे एक नया स्वरूप दिया, और उसके मात्र 30 साल के अंदर हमारा मुल्क आजाद हुआ। तो एक ऐतिहासिक अवसर है।
तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि एक अच्छा वातावरण बन रहा है। प्रकाश पर्व, काल चक्र, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल कॉन्क्लेव, बापू के सत्याग्रह का 100 साल पूरा होने के बाद मैं तो समझता हूं कि अगर हमारी नई पीढ़ी के 10% लोग भी इस अहिंसा के महत्व को, शांति के सद्भाव के महत्व को अंगीकार कर लेंगे तो मैं समझता हूं 20 साल के अंदर समाज बदल जाएगा और असहिष्णुता पैदा करने वाले और विवाद खड़ा करने वाले और हिंसा की बात करने वालों की ताल नहीं करेंगे। उस तरह का समाज बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो इस अवसर पर आप सब लोग पधारे हैं और ये हमारा गृह जिला भी, इसलिए इस नाते भी मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि नव नालंदा महाविहार ने शानदार ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके लिए मैं नव नालंदा महाविहार के कुलपति जी को भी, श्रीवास्तव जी को भी मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ और आप सबका अभिनंदन करते हुए पुनः आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद जी पधारे हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। May now request Shri Ramnath Kovind, Honorable Governor of Bihar and President, to kindly address the gathering. Distinguished Chief Guest, Sri Pranab Mukherjee ji, Honorable President of India, Guests of Honor, Sri Nitish Kumar ji, Honorable Chief Minister of Bihar, Sri M.L. Srivastava, Joint Secretary of the Ministry of Culture, Government of India, come Vice Chancellor, Nav Nalanda Mahavihar, and Vice Chancellor, University of Tibetan Studies, Sarnath, Professor Sampton, Venerable monks, distinguished invitees, delegates, faculty members, students, media persons, ladies and gentlemen. It is indeed a moment of joy for me to participate in a conference with Buddhist scholars, especially monks of the highest order from all parts of the world. I only wish I had time to sift through all the sessions. However, since this is the concluding part, there is the advantage of learning about the distilled essence of the conference. I have made several visits to Nav Nalanda Mahavihar as the president of its society. It was always a pleasure and a privilege to support this institution. I am happy to note that the Ministry of Culture, Government of India too, is providing required support for Nav Nalanda Mahavihar to achieve its objectives. All of us are proud to be a part of this institution, which had been founded in the year 1951 by the Government of Bihar. The inspiration behind its establishment was Dr. Rajendra Prasad, the first President of the Republic of India. And the man who started it was its first director, Venerable Bhikkhu Jagdish Kashyap. Its remarkable achievements in a short span of time and its potential for promoting an international character of the Nav Nalanda Mahavihar led the Ministry of Human Resource Development, Government of India, to take it over in the year 1994. The institution was granted deemed to be university status on the recommendations of the University Grants Commission in November 2006. It was the second turning point in the annals of Mahavihara. From the theme of this conference,
Buddhism in 21st century, perspective and global challenges and crises. It is evident that Buddhism has the ability to resolve many modern day problems. I am reminded of the great ancient University of Nalanda, which till the 12th century had been a renowned center where Buddhism had undertaken a unique experimentation in an organized manner. The excellence achieved by the ancient University of Nalanda still provides inspiration to educational institutions across the world. Counting the great legacy of ancient Nalanda University, now Nalanda Mahavihar must also strive for a fine blend of theory and practice in the curricula and functioning. In this context, I am happy to share with you that Mahavihara is offering Vipassana, that is meditation courses, for its students and public at large. Venerable monks and dear delegates, Buddhism is not a religion in the sense other religions are. It's a way of life, a code of self-discipline and self-discovery. It has complete compatibility with science. Normally, the advancement of science has the potential to upset many religious assumptions. However, this is not the case with Buddhism. That is why many consider it as the religion of the future. Once again, I congratulate all the delegates and invite them to visit Bihar, the holy land of Buddha, again and again, and experience its serene environment. Once again, I thank you all. Jai Hind. And now request Shri Pranab